नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र में ध्वनि प्रतिस्थापक आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का जो काव्य लक्षण है और जो काव्य लक्षण काव्य प्रकाश का दिया है, उन्होंने क्या दिया है, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तो यह जो काव्य लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने, इस काव्य लक्षण को देने के उपरांत आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद किए: उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो जो उत्तम काव्य है उसको हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे मध्यम काव्य को, जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। जो मध्यम काव्य है उसको क्या कहते हैं? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो मध्यम काव्य का लक्षण देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंगी तु मध्यमम। क्योंकि इससे पहले जो आपने उत्तम काव्य पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्वोधि कथित। ये जो 2 चीज़ें हैं हमारे इसमें, आप देखते हैं, एक तो है वाच्य अर्थ। वाच्यार्थ होता है जो सीधा अर्थ होता है, और एक होता है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ कहते हैं जो व्यंग्य प्रधान होता है। तो जिसमें वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारजनक हो, जिसमें वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक प्रभावशाली हो, उस काव्य को कहते हैं हम उत्तम काव्य। और उत्तम जो काव्य होता है उसका आपने उदाहरण पढ़ा था, निश्चिच्युत चंदनम स्तन तटम, ये वाला। अब जिस काव्य में, देखिए, अतादृशी का तात्पर्य होता है ऐसा नहीं होने पर। कैसा नहीं होने पर? जिस काव्य में वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक प्रधान न होने पर। क्या कहा? अतादृशी। अतादृशी का तात्पर्य होता है जहां पर व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से प्रधान नहीं हो। क्योंकि जो आपने उत्तम काव्य पढ़ा, तो उत्तम काव्य में तो क्या था कि वाच्य अर्थ से जो व्यंग्य अर्थ है अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक चमत्कारजनक होता है। किंतु जिस काव्य में, अतादृशी का तात्पर्य होता है जिस काव्य में वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारकारी नहीं हो, प्रभावशाली नहीं हो, गुणीभूत व्यंग्यम, उसको गुणीभूत व्यंग्य कहा जाता है। किसको? अतादृशी व्यंग्य, यानी जिसमें व्यंग्य से वाच्य अधिक चमत्कारजनक हो, अर्थात जिसमें वाच्य से व्यंग्य अधिक चमत्कारजनक नहीं हो, ऐसे को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। और मध्यमम, और इसी को क्या कहा जाता है? मध्यम काव्य। गुणीभूत व्यंग्य अथवा मध्यम काव्य एक ही बात होती है। अब आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि देखिए, एक उदाहरण है जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाया है, काव्य के भेद को समझाया है। तो ग्राम तरुणम तरुण्या नव बंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यन्त्या भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में क्या है, एक नायक है और एक नायिका है। तो नायिका अपने नायक से जब मिलने जाती है, और नायक से जब मिलने के लिए नायिका जाती है, तो वह क्या है, विलंब से पहुंचती है। और जब विलंब से पहुंचती है तो उसका जो मुख है, उसकी छाया कैसी हो गई है? मलिन हो गई है। और ग्राम तरुणम, इस शब्द के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक गांव में एक ही तरुण है लेकिन तरुणी अनेक हैं, यानी युवतियां अनेक हैं लेकिन युवक एक ही है। तो जो मिलन का अवसर होता है वो कुछ समय के अंतराल होता है। और जब वह नायिका अपने नायक से मिलने के लिए जाती है तो वह विलंब से पहुंचती है। और जब विलंब से पहुंचती है तो उसको देख करके, उसके नायक को देख करके जो नायिका है, उसके मुख की जो छाया है वह क्या है? मलिन हो जाती है। और मलिन हो जाती है तो यहाँ पर जो नायक से मिलने गई नायिका, यह ज़्यादा चमत्कारजनक नहीं है। अपितु तो क्या चीज़ चमत्कारजनक है कि जो नायिका है, जो अपने नायक से मिलने गई और वह जो विलंब से पहुंची, तो उसके मुख की जो छाया है मलिन हो गई, यह अधिक चमत्कारजनक है। तो इसलिए यह क्या है? गुणीभूत व्यंग्य महाकाव्य का, काव्य का उदाहरण है।
देखिए ग्राम तरुणम, गांव के तरुण को, तरुण्या, तरुण्या कहते हैं युवती के द्वारा, तरुणी के द्वारा। नव मंजुल मंजरी सनाथ करम, किस सन, उसो जो नायक है उसके हाथ में क्या है, वेंत की एक मंजरी थी, एक शाखा थी, और उसको इस प्रकार से वो हिला रहा था। तो जिसके हाथ में एक वेंत की शाखा लगी हुई थी, ऐसे हाथ वाला जो नायक था उसको देख करके तरुणी के द्वारा पश्यंत्या भवती मुहुः, पश्यंत्या कहते हैं देखते हुई, भवती हुई मुहुः बार बार, नेतराम मलिना मुखच्छाया, अत्यधिक उसके मुख की जो छाया है वो कैसी हो गई, मलिन हो गई। तो उसके जो छाया, मुख की जो छाया छवि है, जो कांति है, वह मलिन हो गई। यह क्या है, वाच्य अर्थ है। क्योंकि जो नायिका है नायक के पास पहुंची, और पहुंची तो उसने क्या देखा कि उस नायक के हाथ में एक बेंत की मंजरी लगी हुई है, एक लता लगी हुई है, और उसको वह हाथ से हिलाने लग रहा है। वह नायिका अपने नायक के पास विलम्ब से पहुंची है, और विलम्ब से पहुंची है तो उसको जब वह बार बार देख रही है तो उसकी जो मुख छाया है, मुख की जो कांति है, वह अत्यंत मलिन हो गई है। तो ये तो वाच्य अर्थ है, यह अधिक चमत्कारजनक है किसकी अपेक्षा, व्यंग्य अर्थ की अपेक्षा। क्योंकि व्यंग्य अर्थ तो क्या है कि एक नायिका अपने नायक से मिलने के लिए गई है, तो यहाँ श्रृंगार व्यंग्य हो रहा है, किंतु उस व्यंग्य से ज़्यादा चमत्कारजनक क्या है, उस नायिका के मुख की छाया का मलिन हो जाना। क्योंकि उसके जो मुख की जो छाया है वो मलिन हो गई, यह अत्यधिक चमत्कारजनक है। तो इसलिए क्या है, ये जो उदाहरण है विद्यार्थियों, इसमें कौन सा है, मध्यम काव्य का उदाहरण है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए अधम काव्य आता है। तो अधम काव्य क्या है, अत्यधिक चमत्कारजनक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो शब्द और अर्थ का स्वरूप है, आचार्य मम्मट कहते हैं कि क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपम आह, कि क्रम से शब्द और अर्थ के स्वरूप को बताते हैं। किस जो शब्द और अर्थ हैं उनका क्या स्वरूप होता है, कितने शब्द होते हैं, कितने अर्थ होते हैं, इसको अब बताएंगे। देखिए आचार्य मम्मट कहते हैं स्याद वाचको, क्या कहते हैं, स्याद वाचको लाक्षणिकः, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। देखिए यह सूत्र है, और यह सूत्र क्या कहता है, स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा। और फिर कहा है वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः, क्या कहा, वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः।
वाच्यादयस्तदर्थः स्युः। देखिए क्या कहते हैं, स्याद वाचको, वाचक कहते हैं लाक्षणिक, लक्षक और व्यंजक। उन्होंने कहा स्याद वाचको लाक्षणिक। अब अत्र दिया है तो अत्र से तात्पर्य क्या है, काव्य में, कि भैया जो काव्य होता है उसमें काव्य में वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द हो सकते हैं। कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब फिर क्या कहते हैं, वाच्यादयस्तदर्था स्युः, कि वाच्य आदय यानी वाच्य तो वाचक का, लक्ष्य लक्षक का और व्यंजक व्यंग्य का। तो देखिए ये तो हो गए शब्द के भेद और ये हो गए अर्थ। तो क्या है, वाचक, लक्षक और व्यंजक ये तो क्या होते हैं, 3 शब्द होते हैं और इन तीनों शब्दों के जो अर्थ हैं वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य होते हैं। अब इससे आगे जब आप पढ़ेंगे तो इनकी शब्द शक्तियाँ पढ़ेंगे तो जो वाच्य अर्थ होता है, वाचक शब्द तो होता है, उसकी तो जो शब्द शक्ति है वो है कौन सी होती है, अभिधा। और लक्षक या लक्ष्य होता है उसकी शब्द शक्ति होती है लक्षणा। और जो व्यंजक होता है, व्यंग्य होता है, उसकी शब्द शक्ति होती है व्यंजन। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा हमारा उल्लास है इसमें शब्दों के स्वरूप के विषय में, अर्थों के स्वरूप के विषय में और जो उनकी शब्द शक्तियाँ होती हैं जिनके माध्यम से शब्द अपना अर्थ देते हैं, उन शब्द शक्तियों के माध्यम से हमें यहाँ बताया गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने तात्पर्य अर्थ को माना है, कि जो कुछ मीमांसक हैं वह किस बात को मानते हैं, तात्पर्य अर्थ को मानते हैं, कि तात्पर्य अर्थो अपि केषुचित्, कि भैया कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके मत में क्या है, एक तात्पर्य अर्थ और होता है। तात्पर्य अर्थ कैसा होता है कि जब अभिधा शब्द शक्ति अपना अर्थ देने के बाद विरत हो जाती है, लक्षणा शब्द शक्ति जब अपना अर्थ देने के बाद विरत हो जाती है और व्यंजना शब्द शक्ति जब अपना अर्थ देने के बाद विरत हो जाती है, तो फिर एक ऐसा अर्थ होता है जिसको हम तात्पर्य अर्थ कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने तात्पर्य के अनुसार अर्थ निकालता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि 10 बज गए, तो 10 बज गए तो कोई अगर नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है तो वह अपना यह तात्पर्य लगाएगा कि नौकरी पर जाने का समय हो गया। कोई छात्र है तो अपना तात्पर्य ये लगाएगा कि विद्यालय जाने का समय हो गया। और अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो अपना अन्य तात्पर्य लगाता है। तो इस प्रकार से जहाँ शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं, तात्पर्य अर्थ निकलता है। यानी जब पदों का अर्थ न निकल करके पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है तो इसको कहते हैं हम तात्पर्य अर्थ। जैसे 4 बज गए, तो 4 बज गए तो मान लीजिए कोई दूध दुहाने वाला है पशुओं से,
तो अपना वो है अर्थ लगाएगा, तात्पर्य अर्थ कि मुझे पशुओं का दूध दोहना है। कोई अगर संध्या वंदना करने वाला है तो वह पूजा अर्थ में लगाएगा। और अन्य व्यक्ति जो शाम का समय जो कार्य करते होंगे 4 बजे, वह अपने अपने तात्पर्य के अनुसार उस वाक्य का अर्थ लगाते हैं। तो जहाँ पर पदों का अर्थ नहीं होता, वाक्य का अर्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं हम विद्यार्थियों? तात्पर्य अर्थ कहते हैं। और ये जो तात्पर्य अर्थ है, इसको मानने वाले कौन हैं? मीमांसक हैं। तो मीमांसक जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि पदों का अर्थ नहीं होता है, एक वाक्य का अर्थ होता है, और उसी वाक्य के अर्थ को क्या कहते हैं? हम तात्पर्य अर्थ कहते हैं। तो ये जो तात्पर्य अर्थ है, इसकी जो वृत्ति दी हुई है, वह वृत्ति विद्यार्थियों हमारी जो परीक्षा है उसमें संस्कृत व्याख्या के लिए आती है। तो इसकी हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या, दोनों व्याख्याओं को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।